सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, द्विवेदी युग इन हिंदी आलोचना का विषय लेकर आपके साथ। द्विवेदी युग का नाम आते ही दो चीज़ें हमारे जहन में उभर कर सामने आती हैं, एक सरस्वती पत्रिका और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोनों का ही हिंदी के विकास में बड़ा योगदान रहा है। आइए आज यहाँ हम हिंदी आलोचना की बात करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका के ऊपर आते हैं। भारतेंदु युग की सामाजिक राजनीतिक चेतना और साहित्यिक चिंतन का प्रवाह सन 1900 में माना जाता है। 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु के पश्चात साहित्य और आलोचना के पुनर्जागरणकालीन प्रवृत्तियां प्रकट हुई और 1900 के आसपास देश में सामाजिक राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। राष्ट्रीय चेतना और स्वराज प्राप्ति की भावना जनजीवन में व्याप्त हो रही थी। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और साहित्य जगत में सरस्वती पत्रिका ने नवीन प्रवृत्तियों की वाहक बनकर ये हमारे सामने आई। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। सन 1920 में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन छोड़ा। इस पूरे दौर में उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए साथ साथ काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हो चुकी थी, उन्होंने भी अहम योगदान दिया। सभा ने 1896 में अपनी नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके प्रथम संपादक वेणी प्रसाद जी थे। इस पत्रिका में नए पुराने साहित्य विचार विमर्श के साथ सभा की सूचनाएं भी प्रकाशित होती थी। सन 1902 में जयपुर से चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक नाम से एक आलोचनात्मक पत्र निकाला, जिस कम अवधि तक प्रकाशित होने के कारण इस पत्र ने हिंदी आलोचना के स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साहित्य जगत में इसी परिदृश्य में द्विवेदी युग की आलोचना का प्रारंभ हो जाता है। आइए द्विवेदी युगीन आलोचना। अब तक तो सिर्फ हम भूमिका की बात कर रहे थे, अब द्विवेदी युगीन आलोचना के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। द्विवेदी युग की आलोचना अलग अलग धाराओं में प्रभावित हुई। मुख्य धारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखन संपादन में हुई। इसमें युगबोध के साथ साथ नवीनता का पोषण करने और साहित्य के समसामयिक जीवन यथार्थ से जोड़ने की प्रवृत्ति प्रमुख थी। दूसरी धारा मिश्र बंधु पंडित बदम शर्मा और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की आलोचना थी। इस धारा की आलोचना रीतिकालीन काव्यशास्त्र पर आधारित थी और इस युग में पाश्चात्य आलोचकों के भी अनुवाद प्रकाशित हो रहे थे, उनका भी असर इस समय के आलोचना पर दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना। डॉक्टर राम विलास शर्मा जी ने कहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक कार्य को उनके व्यापक शिक्षा संबंधी कार्य के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। द्विवेदी जी अपने युग के महान शिक्षक थे, जो ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों का विकास के द्वारा हिंदी प्रदेश में सामाजिक चेतना का प्रसार करना चाहते थे। साहित्य उनके शिक्षा प्रचार अभियान का एक महत्वपूर्ण अंग था। द्विवेदी जी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते हैं और हिंदी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित बनाने के लिए निरंतर वो प्रयास करते रहे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस प्रकार के महान चिंतक थे, हिंदी साहित्य संसार में वो अवतरित हुए हैं। मातृभाषा की उत्सृंखलता और खड़ी बोली व ब्रज भाषा की द्वैतता ही शामिल नहीं थी आलोचना, यानी उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आलोचना और कविता में भी उन्होंने अपनी चिंताओं को शामिल किया है। आलोचना कर्म भले ही शुक्ल की तुलना में उनका कम रहा हो, लेकिन कविता की समझ निसंदेह उनके अंदर थी। रीतिकालीन अवशेषों से जूझते हुए द्विवेदी जी ने शुद्धतावाद और उपयोगितावाद की तरफ झुकते नजर आए हैं, परंतु कविता और आलोचना की कसौटी को विश्वसनीय बनाते हैं। अपनी कविता में अभिनव शिल्प के कारण ही निराला और मुक्तिबोध बहुत दिनों तक आलोचकों के एक वर्ग का निशाना बने रहे। रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा की
अपनी तमाम प्रगतिशीलताओं के बावजूद भी इस एकांकिकता का अंग बने रहे। शिल्प विषयक उनकी प्रगतिशीलता का उदाहरण है कि आजकल लोगों ने कविता और पद्य को एक ही चीज़ समझ लिया है। यह तो भ्रम है। कविता और पद्य में वही अंतर है जो कि अंग्रेजी पापड़ी और वर्ष में। तुली ही संतरों का नाम पद्य है। जिस पद्य के पढ़ने और सुनने से चित्त पर असर नहीं होता वह कविता नहीं हो सकती। वह नपी तुली शब्द स्थापना में गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है। छंद, अलंकार और व्याकरण आदि भूलों को काव्य का गौण अंग मानते हुए आलोचना के स्वरूप को प्रकट किया है कि किस ढंग से लिखा जाए, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरंजन हो रहा है या नहीं, उसमें किसी का लाभ हो रहा है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यदि नहीं तो पुरानी बात को किस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। सरस्वती पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से द्विवेदी जी ने आलोचना सिद्धांतों का भी विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रीतिकालीन काव्य की परंपरा में नायिका भेद इत्यादि विषयों पर कविता करने वाले कवियों पर व्यंग्य प्रहार करते हुए द्विवेदी जी अपनी नायिका भेद इस विषय पर विश्व में ईश्वर ने इतने प्रकार के मनुष्य, पक्षी, पशु, वन, निर्झर, ताड़ग आदि दिए हैं, सैकड़ों कालिदास होकर अनंत काल तक उन पर वर्णन कर सकते हैं, उनका कभी अंत नहीं हो सकता। कविता, नाटक, उपन्यास इत्यादि विभिन्न विधाओं की समीक्षा करते हुए द्विवेदी जी ने जीवन और जगत की ठोस आवश्यकताओं की कसौटी पर खरा उतरने वाले साहित्य को ही मान्यता दी है तथा संपूर्ण साहित्य को उसी और उन्मुख करने का कार्य किया है। समस्या पूर्ति वाले कवि मंडलों और नायिका भेद के कवियों पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कड़ी आलोचना की है। नायिका भेद और रस व अलंकार के विवेचन की पूरत पुस्तकों में इसकी आवश्यकता नहीं है। जसवंत जसो भूषण जैसे ग्रंथों में भाषा को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा है। रीति काव्य शास्त्र पर आधारित आलोचनाएं हैं। रीतिबद्ध काव्य रुचि लेने वाले आलोचक हैं मिश्र बंधु, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र और पंडित पदम शर्मा और लाला भगवान दीन। मिश्र बंधु हिंदी आलोचना के विकास में सभी द्विवेदी युगीन हैं, इसलिए हम इनका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मिश्र बंधुओं ने श्री गणेश बिहारी मिश्र और राजा श्याम मिश्र और राय बहादुर सुखदेव मिश्र का ऐतिहासिक योगदान है। समालोचना केवल किसी एक कवि का हाल ही में बताती है, साधारण पाठक समाज में औचित्य ही नहीं बढ़ाती। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र आनंद प्रदान करने वाले बताते हैं, कविता का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। उनके अनुसार आनंद रस का परिपाक से प्राप्त होता है और रसों का राजा श्रृंगार है। श्रृंगार रस कवि को श्रेष्ठ कवि बनाता है। देव और बिहारी कविता के लिए केवल रस के परिष्कार में डालकर ललित कला का सौंदर्य नष्ट करना ठीक नहीं है। मतीराम ग्रंथावली में कहा गया है कि कविता के सभी प्रयोजनों में आनंद का ही बोलबाला होता है। पंडित पदम शर्मा की बात अगर करें तो पंडित पदम शर्मा प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू साहित्य के ज्ञाता थे। वे रीतिकालीन काव्य के प्रेमी थे। उनके काव्य में संस्कार रीतिकालीन तथा आलोचना दृष्टि परंपरागत थी। वे कविता में चमत्कार प्रदर्शन के कायल थे। यहाँ चमत्कार दिखाई दिया, वहाँ उनकी भाषा चमत्कारपूर्ण हो जाती थी। वे उसी अंदाज में कविता की प्रशंसा कर देते थे। उन्होंने खड़ी बोली की कविता को भावविहीन, निर्जीव, निरीश और कर्णकटु कहकर उसकी आलोचना की। तुलनात्मक आलोचना पंडित पदम शर्मा हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के वास्तविक प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने 1907 में बिहारी और सादी की तुलना द्वारा उसका आरंभ किया। 1908-9 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका में विभिन्न भाषाओं में कविताओं के बिंब, प्रतिबिंब और भाव दिखाने के लिए निबंध लिखे। सरस्वती में 1910 में उन्होंने निबंध सतसई संहार धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया। देव बिहारी के विवाद में लाला भगवान दीन ने भी उतर पड़े
और लाला भगवान दीन रीतिकालीन साहित्य के मर्ग या जाने जाते हैं। अपने सतहीपन के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में यह विवाद तुलनात्मक आलोचना का अनुकरणीय रूप तो नहीं बन सका, परंतु इसमें रीतिकालीन काव्य की विशद व्याख्या सामने आई है। उस साहित्य में शक्ति और सीमाओं को समझने में सहायक सिद्ध होती है। आलोचना के विभिन्न रूपों की बात करते हैं तो द्विवेदी युग के आरंभ में कुछ वर्ष पूर्व जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी के कवि अलेक्जेंडर पोप की प्रसिद्ध कविता एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यानुवाद करके समालोचना दर्श शीर्षक से प्रस्तुत किया। सन 1905 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन के निबंध प्लेजर और इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने कई निबंधों में अंग्रेजी के लेखकों के विचारों के आधार पर काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस युग में अनुसंधानात्मक तथा अध्यापकीय आलोचना का भी विकास दिखाई देता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर कई संग्रह प्रकाशित किए, जैसे रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो इत्यादि कई प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया। आलोच्य युग में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर 1910 में, छंद सारावली 1917 में और लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा 1916 में इसी दौर में लिखी गई। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी सही हासिल हुई होगी। यहाँ हमने बात की द्विवेदी युगीन आलोचना की। धन्यवाद।